Hello everyone, welcome to BMS Civil Engineering और Solutions। और आज हम लोग जैसे पहले लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जो है आज लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। और चलिए आगे जैसे कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में आज पढ़ेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जब ये हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कई सारा फोर्सेस होंगे। यहाँ जो है 2 और 2 से ज़्यादा, 2 और 2 से ज़्यादा हमारा जो है फोर्स रहेगा किसी भी सिस्टम में, तो उसको सिस्टम ऑफ फोर्सेस कहते हैं। अब उसमें जो है हम लोग डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम होते हैं, जैसे कि कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब हो गया को मतलब सेम और प्लेन मतलब एक कोई सतह पे, अर्थात एक ही प्लेन पे कई सारा फोर्सेस हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर फोर्सेस। एक ही प्लेन पे अर्थात उसका लाइन ऑफ एक्शन ध्यान देना है। इसमें जो है फोर्स तो लग रहा हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन से लग रहा होगा, तो वो चीज़ कोप्लेनर नहीं होगा, बल्कि उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है एक ही प्लेन पे होना चाहिए। सेम प्लेन पे अगर सभी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है तो उसको हम लोग कहेंगे कोप्लेनर फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये एक बोर्ड, एक हमारा क्या है प्लेन है। ये बोर्ड क्या है, एक हमारा प्लेन है। तो इस प्लेन पे कई सारा फोर्स, मान लीजिए ये हो गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया F3। तो ये सभी फोर्स क्या है, इसी प्लेन पे है, और ऐसे है, ये ऐसे है और ये जो है ऐसे है, इसी प्लेन पे है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये कोप्लेनर फोर्सेस है। तो ये एग्जांपल आपका हो गया, अगर किसी एक ही प्लेन पे हो कोप्लेनर फोर्सेस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्सेस। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें तो जैसे कि ये क्या है, एक 3 प्लेन इसमें होता है बेसिकली जो एक्सिस के अलोंग होगा, और बाकी तो ये जो है अलग अलग प्लेन होता है। लेकिन अगर हम इसको सेंटर माने जो, तब उसके आधार पे जो है, अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। तो ये जैसे प्लेन हो गया, इसी प्लेन पे मान लीजिए ऐसे करके फोर्स है, फिर ऐसे करके फोर्स है, और ये जो है ऐसे करके फोर्स है, ये सब जो है एक ही प्लेन पे है। तो इसको हम लोग कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। तो ये हो गया कोप्लेनर फोर्सेस का, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। तो सभी फोर्स इसमें क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर फोर्सेस कहलाएंगे। अब क्या है कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर को मतलब सेम और लीनियर मतलब एक रेखा में हो, अर्थात सभी लाइन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही लाइन में होगा, एक लाइन में ही सबका जो है लाइन ऑफ एक्शन होगा। अब जैसे कि एक रेखा है, यहाँ से देख रहे हैं ये जो है ये एक लाइन है, और इसी लाइन में जो है ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, और ये क्या है F3 फोर्स है। तो ये तीनों जो है F1, F2, F3 ये कहलाएगा कोलिनियर फोर्सेस। F1, F2, F3 ये डायरेक्शन अपोजिट होने से कोई दिक्कत नहीं है, हमको उसमें एक ही रेखा पे उसका लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कोलिनियर फोर्स। अब अगर हम बात करें कोलिनियर और कोप्लेनर में क्या रिलेशन हो सकता है, तो ये हमेशा कह सकते हैं कि जो कोलिनियर फोर्सेस होगा वो कोप्लेनर होगा ही। कोलिनियर हमेशा कोप्लेनर होगा, और कोप्लेनर जरूरी नहीं है कि वो कोलिनियर हो, वो संयोग से हो जाए अलग बात है, लेकिन कोप्लेनर जो है कोलिनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर वो एक ही लाइन पे है तो कोप्लेनर हो सकता है, लेकिन कोलिनियर जो है, जो तीनों फोर्स या चारों फोर्स कोलिनियर है तो वो कोप्लेनर होगा ही। ठीक है, तो ऑल कोलिनियर फोर्सेस आर कोप्लेनर फोर्सेस, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज। मतलब उसका उल्टा जो है हमेशा सही नहीं होगा।
कि कोप्लेनर फोर्स भी कोलिनियर फोर्स हो। हमेशा जो है कोलिनियर फोर्स जो है वो तो कोप्लेनर होगा, लेकिन कोप्लेनर कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स जो है कोलिनियर नहीं भी हो सकता। चलिए अगला है कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस क्या है? कंकरेंट मतलब ये जो है किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब सभी फोर्स जो है एक ही पॉइंट पे मिलता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि कंकरेंट फोर्स है। अब मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि सब आकर के ही ऐसे ही मिल रहा है, सबका हेडे मिल रहा है, नहीं। वो हो सकता है कि कुछ उसमें से निकल भी रहा हो उस पॉइंट से, तो भी उसको हम लोग कहेंगे कंकरेंट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये फोर्स निकला, ये फोर्स निकला और ये फोर्स जो है आगे, तो F1, F2, F3 ये तीनों क्या कर रहेगा, एक ही पॉइंट पे चूंकि मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंकरेंट फोर्स। तो ये क्या कहलाएगा, कंकरेंट फोर्स। ये किसका एग्जांपल है, कंकरेंट फोर्स का। अभी तो ये एक प्लेन में है, हो सकता है ये 3D में भी हो सकता है, तीनों प्लेन हो। जैसे कि ये एक पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से एगो इधर गया, एक इधर गया और एक इधर गया, एक नीचे आया, तो ये जो पॉइंट है, तीनों सभी फोर्स जो है इस पॉइंट पे आकर मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंकरेंट फोर्स। अब जैसे अगर इसी को मिला करके देखें कि कोप्लेनर कर्लिनियर ये सब क्या क्या हो सकता है, किस तरह से दिखेगा, तो जैसे कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, आगे हम देखें कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स। कोप्लेनर नाम से पता चलता है कि को मतलब सेम, प्लेन मतलब प्लेन, तथा तो अर्थात ये एक ही प्लेन में होगा, ठीक है। और कंकरेंट भी है, कंकरेंट भी है, इसका मतलब हुआ ये जो है एक पॉइंट पे मिल भी रहा, अर्थात सभी का लाइन ऑफ एक्शन, सभी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में होगा और सब जो है एक ही पॉइंट से निकल रहा होगा या मिल रहा होगा, आ रहा होगा या जा रहा होगा। तो ये पॉइंट, ये फोर्सेस क्या कहलाएगा, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, ठीक। ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या कहलाएगा, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। अब इसका जैसे एग्जांपल के लिए अगर देख ले कि कोप्लेनर भी हो और कंकरेंट भी हो, तो कोप्लेनर मान लीजिए यही एक प्लेन है, अगर ये एक ही प्लेन में है, ये जैसे एग्जांपल देखे थे, तो ये एग्जांपल क्या है, अगर एक ही प्लेन में है तो ये कहलाएगा कोप्लेनर और कंकरेंट भी। लेकिन जो आपको एक हवा में 3D में जो एक एग्जांपल दिए कि यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट है और कई सारा फोर्स यहाँ से निकल रहा है और मिल रहा है, तो ये अलग अलग प्लेन में है, एक प्लेन में नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग को बोलेंगे, ये जो है हमारा कहलाएगा कोप्लेनर नहीं हुआ, ये जो है एक ही प्लेन में नहीं रहा और बट कंकरेंट है। तो कंकरेंट तो वो भी है, लेकिन वो आपका जो है कोप्लेनर नहीं है। लेकिन ये अगर देखें बोर्ड को, अगर हम एक प्लेन माने क्योंकि है, तो इसका जो है सभी ये कंकरेंट तो था ही, कंकरेंट फोर्स के बारे में, और अगर एक प्लेन में है तो ये क्या कहलाएगा, कोप्लेनर कंकरेंट हो जाएगा। अर्थात कंकरेंट फोर्सेस जो है मे भी कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। वो नॉन कोप्लेनर कब होगा, जब वो 3D में रहता है तो अलग अलग प्लेन में होता है और उसको जो है हम लोग नॉन कोप्लेनर भी हो सकता है, लेकिन कंकरेंट होते हुए भी नॉन कोप्लेनर हो सकता है, ठीक है। तो अब जैसे कोप्लेनर हो लेकिन नॉन कंकरेंट फोर्स हो, मतलब एक ही प्लेन पे है लेकिन वो एक पॉइंट पे मिल नहीं रहा, मतलब लाइन ऑफ एक्शन तो एक प्लेन पे है लेकिन वो एक पॉइंट पे मिल नहीं रहा। जैसे इसी में अगर हम देखें, ये प्लेन है हमारा, बोर्ड को मान लीजिए एक प्लेन है, अब इसी प्लेन पे मतलब कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन पे हो सभी फोर्स, मान लीजिए ये फोर्स है, इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है हमेशा ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये इस प्लेन पे है। दूसरा जो है ऐसे है,
ये हो गया F1 और ये हो गया F2। अब ये F1 तो ऐसे ठीक है, F2 जो है ऐसे आ रहा है। अब जो है हमारा F3 ये दोनों तो कहीं ना कहीं तो मिल रहा था, ठीक है, लेकिन दो फोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। दो फोर्स में अगर हम हमेशा देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये इसका लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा के जाएंगे तो वो मिलेगा, एक पॉइंट पे मिलेगा। तो उसके लिए नहीं, हाँ, लेकिन पैरेलल के केस में नहीं होगा। अगर दोनों पैरेलल हो जाए तो वो जो है कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वो जो है आपका जो है कोप्लेनर होते हुए भी जो वो पैरेलल फोर्स वैसा है कि दोनों कोप्लेनर होते हुए भी कंकरेंट नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया, मिल गया दो को। लेकिन अब अगर तीसरा फोर्स मान लीजिए कि ये जो है इस तरह से, अब इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसे देखेंगे, ये ऐसे देख सकते हैं, अर्थात ये और ये तो यहाँ पे मिल रहा है, F1 और F3 यहाँ पे मिल रहा है, बट F2 जो है कहीं और जा रहा है, यहाँ और यहाँ कट कर रहा है। अर्थात ये जो है फोर्स तीनों को प्लेनर एक ही प्लेन में तो है, लेकिन ये किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलता है। एक पॉइंट का मतलब तीनों जो है एक ही पॉइंट पे मिलना चाहिए, ये नहीं कि आगे पीछे मिल रहा है कहीं। तो यहाँ भी जैसे दो ही मिल रहा है, यहाँ इसका और F2 और F3 का देखेंगे तो यहाँ आकर के यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर F1 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नहीं, तो ये जो हमारा कहलाएगा वो प्लेनर है लेकिन नॉन कंकरेंट है, ठीक है। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स। अब जैसे है नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, मतलब एक प्लेन में तो नहीं है लेकिन कंकरेंट है। उसका जैसे कि इसका एग्जांपल आपको हम 3D जैसे डायग्राम से बताएं। जैसे यही है, ये जैसे ये पॉइंट है, ठीक है। अब अगर हम ये एक्स एक्सिस माने, इसको वाई एक्सिस मान लें, इसको जेड एक्सिस मान लें, तो आप देखेंगे कि ये एक फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है एक फोर्स मान लीजिए F1 है, और ये जो है F2 है, और ये जो है F3 है। तो आप देख रहे होंगे कि ये F1 और ये F2 ऐसे आ रहा है और ये F3 ऐसे जा रहा है। तो ये तीनों का प्लेन क्या है, अलग अलग है, लेकिन मिल रहा है ये एक पॉइंट पे। तो इस टाइप के फोर्सेस क्या होगा, और इसको हम लोग कहेंगे कि एक प्लेन में तो नहीं है तो नॉन कोप्लेनर, और चूंकि एक पॉइंट से निकल रहा है या मिल रहा है इसीलिए कंकरेंट तो है, तो कंकरेंट फोर्स है, लेकिन ये क्या है, नॉन कोप्लेनर है, ठीक है। तो ये 3D एग्जांपल से ही आपको क्लियर इसका है। चलिए नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, तो इसके बारे में अभी हम एग्जांपल जैसे देखेंगे। अब अगला क्या है, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट, ना ही वो एक प्लेन में है उसका लाइन ऑफ एक्शन, और ना ही वो एक पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये भी एग्जांपल आपको 3D से, ये जो है, ये जो एग्जांपल दिए हुए हैं ये आपका वही है कि नॉन कोप्लेनर मतलब ये एक प्लेन अलग है, ये एक प्लेन अलग है, ये एक प्लेन अलग है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये F1 जो है इस प्लेन पे है। अगर हम इसमें डायरेक्शन को दिखाएं तो मान लीजिए ये जैसे है, अगर ये लाइन, ये जो है हमारा y डायरेक्शन है, ठीक है, और ये जो है क्या है, x डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन, और ये क्या है, y डायरेक्शन। तो हमारा ये मान लीजिए कि z डायरेक्शन है, ऐसे तीनों आकर के मिला है ओरिजिन पे यहाँ पे। अब ये क्या है, ये ऐसे करके मान लीजिए ऐसे गया हुआ। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि y और ये z, ठीक है, तो ये प्लेन क्या कहलाएगा, वाई जेड प्लेन। तो ये F3 किस पे है, वाई जेड प्लेन पे, और F2 जो है वो आपका x इधर है और y इधर है, मतलब ये XY प्लेन है। ये जो F2 जो है किसमें है, XY प्लेन पे, मतलब F3 जो है आपको YZ प्लेन।
और वाई जेड प्लेन को ही जो है हम लोग कहते हैं एक्स प्लेन। मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा ना, ये जो डायरेक्शन होगा, ये वाई और जेड है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक्स की ओर होगा। इसीलिए वो अगर एक नोटेशन में कहेंगे तो उसको हम लोग एक्स प्लेन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर दो नोटेशन लगा करके कहें कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलकर जो बना हुआ है उसको हम लोग वाई जेड प्लेन कहेंगे। और चूंकि उसका नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो एक्स डायरेक्शन की ओर है, इसीलिए उसको एक्स प्लेन भी कहते हैं। तो ये F3 जो देख रहे हैं वो किस पे है, आपका वाई जेड प्लेन पे है। अब F1 कहाँ, F1 जो देख रहे हैं, ये चूंकि देख रहे हैं कि आप ये x है, ये x है और ये क्या है, z है, तो ऑब्वियसली ये एक्स जेड प्लेन पे है। तो ये किस पे है, एक्स जेड प्लेन पे। और इसी को हम लोग वाई प्लेन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, y या माइनस वाई की तरफ होगा। ठीक है, ये y हो गया, तो अगर नीचे की तरफ मान रहे हैं तो y प्लेन होगा, ऊपर जाएगा तो उसका जो है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से देख लेंगे और उसके हिसाब से उसका डायरेक्शन प्लस और माइनस लिख सकते हैं। लेकिन हम y प्लेन अभी कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन विशेष जब पढ़ेंगे उसके बारे में अलग से एक बार तो देखेंगे। अब जैसे अगर ये तो होगी F1 F3, अब F2 की बात करते हैं। F2 जो है, ये F2 क्या है, x इधर है और ये क्या है, y है, तो x y प्लेन, जिसको हम लोग z प्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर होगा, z की तरफ होगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, z प्लेन भी कर सकते हैं। यही है आपका जो है ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में जो है आपका सभी सिस्टम ऑफ फोर्सेस किस तरह से हो सकता है। और एक इसमें और ये समझ लीजिए कि पैरेलल फोर्सेस क्या होता है। ठीक है, तो पैरेलल फोर्सेस तो जानते हैं कि दोनों का जो है लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होगा, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर पैरेलल होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि पैरेलल फोर्सेस। एक और पैरेलल फोर्सेस लिख लीजिए इसमें, पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, ये फोर्स है और कोई यही फोर्स है। अब कहेंगे ये दोनों तो अलग अलग जगह से है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, हमारा लाइन ऑफ एक्शन जो है, इसका मान लीजिए लाइन ऑफ एक्शन ये है, लाइन ऑफ एक्शन तो ये भी है, इसी का जो है लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा सा टिल्टेड है, तो ये जो है लाइन ऑफ एक्शन, तो ये हो गया मान लीजिए F1 और ये हो गया F2। ये दोनों क्या है, पैरेलल प्रोसेस है, इस दोनों के बीच लाइन ऑफ एक्शन के बीच में हमेशा दूरी क्या होगा, समान होगा। ये दोनों क्या कहलाएगा, पैरेलल फोर्सेस। तो लाइन ऑफ एक्शन जो है ये एक रेखा में रहेगा और ये जो है हमारा क्या है, F1 फोर्स और ये क्या है, F2 फोर्स। तो F1 और F2, इसी तरह से अगर तीसरा भी मान लीजिए है, इसे F3 हो गया, जो कि सेम लाइन ऑफ एक्शन है, पैरेलल है, इसके लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होगा तो फोर्स तीनों क्या कर रहे हैं, पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, कि जैसे अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है। ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब ये समझिए कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ट्रांसफर करना। जैसे यहाँ पे फोर्स हो जाएगा तो फोर्स को जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर, क्या हम हर जगह कर सकते हैं ट्रांसफर। एक पॉइंट पे फोर्स लगा हुआ है किसी रिजिड बॉडी के, उसको हम हटा करके कह देंगे दूसरा पॉइंट पे लगा देंगे, क्या वो सही होगा हमेशा। तो अब सही का क्या मतलब है, जब मान लीजिए कि हम लोग पढ़ते हैं कि ऑब्वियसली इफेक्ट, किसी फोर्स का इफेक्ट
वो सेम रहना चाहिए। अब इफेक्ट कब सेम रहेगा, तो जिस वैसे ट्रांसमिशन करेंगे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह फोर्स को ले जाएंगे, ताकि उसका इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा उस बॉडी पे सेम रहेगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है कि ए फोर्स मे बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स गिवन लाइन ऑफ एक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लाइन ऑफ एक्शन पे डालेंगे, ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे डालते हैं, तो विदाउट अल्टरिंग द रिजल्ट, मतलब अगर हम फोर्स सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे डालें, ठीक है, वही फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का, तो उसका जो है कोई इफेक्ट जो है चेंज नहीं होगा। जो इफेक्ट पहले फोर्स के कारण हो रहा था वही इफेक्ट बाद के फोर्स के कारण भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे अगर हम इस पॉइंट से ये फोर्स लगाते हैं, ठीक है, या इस साइड से लगाते हैं, ठीक है, अब अगर यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पे, तो जैसे इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे लगाए, दोनों जो है एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है, तब तक जो है इसका इफेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जब तक कि दोनों पॉइंट जो है लाइन ऑफ एक्शन में, वो जो फोर्स है उसका सेम लाइन ऑफ एक्शन में रहेगा, तो उसका जो है इफेक्ट क्या होगा, सेम रहेगा। तो वही कर रहा है ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, क्या करता है कि ए फोर्स में बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स गिवन लाइन ऑफ एक्शन विदाउट अल्टरिंग द रिजल्टेंट इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस। जो एक्सटर्नल टू द रिजिड बॉडी है, हमारा बाहर का इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है बाहर से, अंदर में अगर एक पॉइंट पे लग रहा है और दूसरा पॉइंट पे लगा दिए तो कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा। जैसे यही बॉडी का अगर बात करें, जैसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जैसे ये है, अगर हम इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है, और यही इसी के लाइन ऑफ एक्शन में अगर हम यहाँ लगा दें, 1 पॉइंट है ये मान लीजिए, और ये क्या है 2 पॉइंट है, तो जब 1 पे फोर्स लगाए हैं F और 2 पे अगर हम फोर्स लगा दिए, ये मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट है, तो 2 पर अगर हम F लगाए, क्योंकि इस बॉडी का ही अपना एक ही फोर्स है, वो F ही है, और यहाँ भी F लगा रहे हैं, तो इसका इफेक्ट दोनों का क्या होगा, सेम है। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन जो है दोनों का क्या है, सेम है। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है। तो अब जैसे दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? अभी जैसे ये सब चीजें जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पर आएंगे, इसका बहुत सारा उपयोग होगा कि कहीं अगर हमको लगता है कि एक पॉइंट पे, अगर ये इस पॉइंट पे फोर्स है, हम अगर इसको ट्रांसफर करना चाहें तो यहाँ पर भी ले जा सकते हैं, तो इस लाइन ऑफ एक्शन में जो है यहाँ से हटा करके वहाँ लगा देंगे। तो ये हम लोग करेंगे जब हम लोग को सॉल्यूशन करना होगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन या ये सब लगाएंगे, तो उस केस में हम लोग इसका उपयोग करते हैं कि, तो यही चीज़ ध्यान रखना है कि हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र तभी कर सकते हैं जब वो एक सेम लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, और इसी लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी पॉइंट पे हम इसको इस पॉइंट से ट्रांसफर कर दें, इस पॉइंट पे 1 से कर दें 2 पे, तो ये हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यही है, और इसका इफेक्ट जो है फोर्स का सेम रहेगा। ठीक है, कोई इफेक्ट में चेंज इसका नहीं आने वाला है। अब चलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के, तो सुपरपोजिशन का मतलब ऑब्वियसली है कि मान लीजिए कई उसमें कोई बॉडी है, उसमें एगो फोर्स लगा हुआ है और 2-4 गो फोर्स हम लगा देते हैं, या 2-4 गो फोर्स लगा हुआ है उसके बदले एगो फोर्स बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब सुपरपोजिशन कहलाता है। लेकिन कब हम सुपरपोज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ हमको, और करने का तरीका क्या हो, ठीक है, ताकि उसका जो है हमारा इफेक्ट जो है सेम रहे। जब तक इफेक्ट उसका सेम है तभी तक आप कोई भी ट्रांसमिशन या फिर एक जगह से दूसरी जगह ये फोर्स सिस्टम को लगा सकते हैं। तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी रिमेन्स सेम इफ ए फोर्स सिस्टम व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी फोर्स का किसी बॉडी पे उसका जो है इफेक्ट सेम रहेगा,
अगर हम उसमें चाहें तो कोई फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, उसको हम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, तो उसका जो है इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। अब जैसे इसी में था, मान लीजिए ये एक फोर्स लगा हुआ था F1, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ था F1। अब अगर हम इसी में क्या करें, अलग फोर्स F1 नहीं, ठीक है, इस बॉडी में अब हम इस पे जो है ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहीं पे हम इसमें जो है क्या करेंगे, फोर्स हम यहाँ पे एगो ऐड कर दिए ये F2 और एगो सब्सट्रैक्ट कर दिए, मतलब F2 ये F2 के ही इक्विवेलेंट है, F1 F2 और ये F2 और F2 क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का है। और ये जो है दोनों फोर्स हम लगा दिए, एगो जो है इधर की ओर और एगो क्या है इधर की ओर, जो कि एक दूसरे को क्या कर रहा था, कैंसिल कर रहा था। ये F2 इस डायरेक्शन में, F1 इस डायरेक्शन में, ये क्या कर रहा है कि दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और इक्विलिब्रियम में है। ये सिर्फ इस टाइप का अगर फोर्स का इसी बॉडी पे लगा हुआ है तो वो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि 5 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन इधर से, दोनों तरफ से 5-5 न्यूटन अगर लगा है किसी भी बॉडी पे, जैसे यही बॉडी है तो यहाँ 5 न्यूटन और इधर से भी 5 न्यूटन लगा है, तो इसका मतलब है कि ये रुका रहेगा बीच में ऐसे, ठीक है। लेकिन अभी हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, अभी रिजिड बॉडी की बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो चीज़ आप सोचेंगे तो दो ट्रक दोनों तरफ से आ रहा है, बीच में आप खड़े होकर के ऐसे नहीं जा सकते हैं, दोनों तरफ से जो मारेगा तो क्या होगा, हालत समझ लीजिए। वो किस बॉडी के लिए है, वो डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए है, लेकिन अभी हम रिजिड मान के चल रहे हैं बॉडी कि इस वैसा चीज रख दिए हैं कि दोनों कितना भी फोर्स लगाए वो दबने वाला नहीं है, तो उस तरह से हम बात करें तो चलिए, तो ये जो है F2 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और वो सिस्टम आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस यही फोर्स इस सिस्टम इस बॉडी पे सिर्फ ये फोर्स था, आप ये अपने मन से ये F2 भी ऐड किए और ये भी ऐड कर दिए कि ताकि ये, लेकिन हाँ ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में था, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, तो इसीलिए इसका जो है कोई और इस तरह से आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये है कि कोई इक्विलिब्रियम वाला जो फोर्स सिस्टम हो उसको हम किसी बॉडी पे ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर भी जो है उस बॉडी पे जो जिस बॉडी पे जो पहला फोर्स के कारण लग रहा था वो इफेक्ट सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो यही चीज़ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अब इस सब का भी इसका बहुत उपयोग है कि मान लीजिए किसी बॉडी पे हम चाह रहे थे कि ये जैसे फोर्स है, यहाँ है 10 न्यूटन, ठीक है, हमको निकाल 10 न्यूटन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 2 न्यूटन जो है इधर कर देंगे और 8 न्यूटन 2 न्यूटन इधर कर देंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम में है और इसको क्या कर दिए हम, ऐड कर दिए हैं। अब इक्विलिब्रियम में है और इसको ऐड कर दिए हैं, तो इसको हम दो तरीका से अब किस तरीका से लिख सकते हैं, देखिए इसी 10 न्यूटन को हम अब लिख सकते हैं कि ये जो है बॉडी हो गया, सेम बॉडी है, और यहाँ 10 न्यूटन में से 2 न्यूटन घटा दिए तो कितना हो गया, 8 न्यूटन यहाँ लिख दिए और यहाँ क्या कर दिए, 2 न्यूटन कर दिए, मतलब 8 न्यूटन यहाँ लग गया और 2 न्यूटन कहाँ लग गया, यहाँ लग गया। तो इस नेट क्या है, 10 न्यूटन है, नेट यहाँ पर भी क्या है 10 न्यूटन है और यहाँ पर भी क्या है 10 न्यूटन है। तो इसका जो है इस तरह से हम दो पार्ट में इसको जो है दो को ऐड कर दिए और दो को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये क्या होगा, हमारा 10 न्यूटन का 10 न्यूटन हो जाएगा और ये हमारा, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के बारे में, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और ये सब चीज़ें जो है किस तरह से इक्विलिब्रियम निकालेंगे और उसका उपयोग कैसे करेंगे, वो आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।